अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये हमारी सेकंड पार्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 का, जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ डिफिनीशंस पढ़े थे, डिफ्यूजन वगैरह के डिफिनीशंस पढ़े थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जो ये स्लाइड हमारे साथ है इसमें है कि जो टर्म्स होते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, इनको हम डायरेक्शनल टर्म्स या नॉन डायरेक्शनल टर्म्स भी बोलते हैं। इसमें डायरेक्शनल टर्म्स भी होते हैं और नॉन डायरेक्शनल टर्म्स भी होते हैं। मतलब कि हम इनके ज़रिए किसी डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं और डायरेक्शन के अलावा हम एक ऑर्गन को भी ख़ास तौर पर भी शो कर सकते हैं इन टर्म्स के ज़रिए। तो इन्हें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इससे MCQs भी आते हैं, फाइनल्स पेपर में भी इनसे MCQs आते हैं। तो ये हैं, सबसे पहला है सुपरफिशियल हम किसे कहते हैं? टूवर्ड द सरफेस। हमारे बॉडी का जो सरफेस है उसकी तरफ जब हम बात करें, इसकी तरफ जब हम इशारा करें तो हम उसे क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल बोलेंगे। जो ऊपर होते हैं बॉडी के उनको हम क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल बोलेंगे। जैसा कि हम जब स्किन को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्किन की बात कर रहे हो तो हम कहेंगे कि जो स्किन हमारा है ये क्या है? सुपरफिशियल है। इसके बाद है पेरिनल क्या है? पेल्विक फ्लोर। जो हमारा पेल्विक रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? पेरिनल, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लेंटर है। प्लेंटर क्या है? सोल ऑफ फुट। हमारे फुट का जो सोल होता है उसको हम प्लेंटर कहते हैं। पोप्लीटियल फोसे, बस टाइम हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? पोप्लीटियल फोसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फोसे हम एक कैविटी को कहते हैं और पोप्लीटियल ये कौन सी जगह की बात हो रही है? बैक ऑफ द नी। जो हमारा नी होता है उसको, नी का जो बैक साइड होता है, फ्रंट नहीं, जो बैक साइड होता है उसको पोप्लीटियल कहते हैं। और जिस बैक साइड में उसके अंदर एक फोसा होता है, कैविटी होता है, उसको हम पोप्लीटियल फोसा कहते हैं। फीमोरल, हम अपने थाई के लिए फीमोरल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फ्रंटल, हमारे बॉडी के फ्रंट या किसी ऑर्गन के फ्रंट के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो उसे हम फ्रंटल कहेंगे। जब स्टमक की बात आ रही हो तो हम उसे गैस्ट्रिक कहेंगे। जब बुटक्स की बात आ रही हो तो उसके लिए हम ग्लूटियल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जब हम अपर आर्म की बात कर रहे हो तो हम ब्रेकियल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जब हम माउथ की बात कर रहे हो, अपने मुँह की बात कर रहे हो, तो उस वक्त हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहेंगे। अपने हर्ट के लिए कार्डिक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेक के लिए सर्वाइकल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और हेड के लिए क्रेनियल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और क्रेनियम, हेड, जो हमारा हेड होता है, जब हम हेड की तरफ इशारा करें तो हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोलेंगे। क्रेनियम, दिस इज़ क्रेनियम। जब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हेड है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ क्रेनियम। लेकिन अगर हम कहेंगे कि दीज आर इन आवर हेड, अब कहेंगे कि पेराइटल बोन आर इन आवर हेड, तो हम कहेंगे कि क्रेनियल लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं जो जितने भी बोन्स होते हैं ना, जो बोन्स होते हैं हमारे स्कल में, तो हम कहते हैं उनको कि क्रेनियल बोन्स या क्रेनियल नर्व्स। हम कहते हैं कि हम जो नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकले होते हैं, जितने भी नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स है, उनको हम कहते हैं कि क्रेनियल नर्व्स, मतलब कि क्रेनियम के है। तो इसके बाद है डेल्टोइड हम शोल्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोलर हम अपने पाल्म के लिए, जो हाथ का हथेली होता है, इसके लिए हम पाल्म लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, पाल्मर भी कहते हैं कभी कभी, और वोलर भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एनाटॉमी की ज़बान में। सुपीरियर, अबाव, जब हम हेड साइड पे जाएंगे अपने तो हम क्या कहेंगे? सुपीरियर कहेंगे। टेम्पोरल, जो हमारे ये हेड के जो साइड होते हैं हमारे ईयर्स के ऊपर, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल कहेंगे। अम्बिलिकल, जो हमारा अम्बिलिकल लफ्ज़ हम किसके लिए इस्तेमाल? अम्ब्लाइकस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा नर्व होता है, नेवल जिसे हम कहते हैं, इसे एनाटॉमिकल वर्ड पे अम्ब्लाइकस कहते हैं और इस एरिया के लिए अम्ब्लाइकल रीजन या अम्ब्लाइकल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पेटिलर क्या है? जो हमारा नी का केप होता है, नी एरिया में जो पेटिला बोन होता है, छोटा सा सेसेमोइड बोन है वो, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? पेटिलर कहेंगे। और हेपेटिक, हम लीवर के लिए हेपेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम जो हमारे हिप है, इनके लिए इलिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो ग्रोइन एरिया है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडीज़ में जो ये ग्रोइन एरिया है, इसके लिए हम इंग्वाइनल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो लंबर रीजन हमारा होता है जिसमें हमारे किडनीज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम जो स्मॉल बैक जो एरिया होता है इसको हम लंबर रीजन कहते हैं, इसके लंबर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसको
हम क्या कहते हैं, लॉइन भी कहते हैं। मेमोरी ब्रेस्ट के लिए हम मेमोरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। और नोज़ के लिए हम नेज़ल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बिलो अगर हम जाए तो हम क्या उसके लिए इन्फीरियर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एंटीरियर और वेंट्रल। जब हम अपने फ्रंट की बात करें, टूवर्ड द फ्रंट की अगर हम बात करें तो हम उसे वेंट्रल भी कह सकते हैं और एंटीरियर भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम बैक की बात करें, अपने बॉडी के बैक की, तो उसको हम पोस्टीरियर भी कह सकते हैं और डोर्सल भी कह सकते हैं। एक्सिलरी जो हमारा आर्म पीठ होता है उसे हम उसके लिए एक्सिलरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल विद इन द इंटीरियर बॉडी के अंदरूनी जो होता है उसके लिए हम इंटरनल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो बैरूनी साइड होता है उसके लिए हम एक्सटर्नल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीपिटल जो हेड का हमारा बैक एरिया होता है, ऑक्सीपिटल बोन वन होता है, तो उसके लिए हम ऑक्सीपिटल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम अपने आई से रिलेटेड लफ्ज़ क्या ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं। और क्रोन ऑफ द हेड जो हमारा होता है, ये हेड का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें पेराइटल बोन्स है 2, तो इसके लिए हम पेराइटल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लंग्स के लिए पल्मोनरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। किडनीज़ के लिए रीनल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा स्पाइन का बेस होता है, छोटे छोटे नोक से निकले होते हैं ना, ये वर्टिब्रल कॉलम से छोटे छोटे नोक निकले होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्पाइन कहते हैं। और स्पाइन का जो बेस होता है उसको हम सैक्रल कहते हैं। और जो हमारा चिन होता है इसको हम मेंटल कहते हैं। इसके बाद है सेंट्रल, जो मेन पार्ट होता है उसको हम हमेशा सेंट्रल कहते हैं। और पेरिफेरल किसे कहते हैं, मेन पार्ट से जब कोई चीज़ एक्सटेंड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेरिफेरल कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये क्या है, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ये मेन पार्ट्स है, इसलिए इनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेन पार्ट से एक्सटेंड हुए होते हैं। क्रेनियल नर्व क्रेनियम से, ब्रेन से एक्सटेंड हुए होते हैं। और स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड हुए होते हैं, मेन पार्ट से एक्सटेंड हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल वो जो मेन पार्ट से एक्सटेंड हुए हो। प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्रोक्सिमल जो हमारा अटैच जो एंड होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है, कोई ख़ास एरिया होता है, मतलब कि ये शोल्डर है, शोल्डर जो है इसको जितनी चीज़ें नज़दीक है, हमारा शोल्डर है, शोल्डर को जो हमारा एल्बो है वो नज़दीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रोक्सिमल। और जो हमारे फिंगर्स है वो क्या है, वो शोल्डर से दूर है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये शोल्डर से डिस्टल है। ओरिजिन के जो क्लोज होते हैं उनको हम प्रोक्सिमल कहते हैं, और ओरिजिन के जो दूर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल किडनीज़ में हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम उनको कहते हैं जो वो सबसे पहले जो ट्यूब स्टार्ट हुए होते हैं, जो कि ओरिजिन के बिल्कुल करीब होते हैं, इसलिए हम उनको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट में होते हैं, जो दूर होते हैं ओरिजिन से, फिर उनको हम क्या कहते हैं, फिर उनको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पे होते हैं। फिर है पेराइटल क्या होता है, पेराइटल पेरिट जो है ये हम वाल को कहते हैं, किसी भी कैविटी के वाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो स्कल है ये क्या है, ये एक खोपड़ी हमारा एक कैविटी है, और उसके ऊपर जो बोन्स होते हैं पेराइटल बोन, वो इसके दीवार होते हैं, इसलिए हम उनको पेराइटल कहते हैं। विसरल्स वो तमाम ऑर्गन जो कैविटी के अंदर होते हैं, जैसा कि हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, इनको हम क्या कहेंगे, विसरल ऑर्गन कहेंगे, जो कि कैविटीज़ के अंदर होते हैं। पोस्टीरियर या डोर्सल हम उन चीज़ों को कहेंगे जो हमारे बैक साइड में होते हैं, जैसे कि हम एंटीरियर और फ्रंट साइड में कहते थे, इसी तरह बैक साइड के लिए हम पोस्टीरियर या क्या डोर्सल इस्तेमाल करेंगे। मीडियल वो उन तमाम चीज़ों के लिए हम मीडियल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमारे मिड लाइन में हो, बॉडी के मिड लाइन में, उसके लिए मीडियल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेटरल जो मिड लाइन जो है उससे अवे हो, साइड वाइज, साइड पे मिड लाइन होता है हमारे बॉडी का, मिड लाइन अगर हम खींचे तो उसके साइड में जो चीज़ें होती है उनको क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे, और जो बीच में होती है सीधा उनको मीडियल कहेंगे।
फिर है लिप्सिलेटरल और कंट्रालेटरल। लिप्सिलेटरल क्या है? ऑर्गन ऑन द सेम साइड, जो ऑर्गन हमारे सेम साइड में, फॉर एग्जांपल हमारा लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट लेग है, तो ये क्या है? तो ये लिप्सिलेटरल है, एक ही साइड में दो ऑर्गन है। और कंट्रालेटरल क्या है? हमारा लेफ़्ट हैंड है और हमारा राइट हैंड है, तो एक राइट साइड में है, दो अपोजिट साइड्स में है ना, एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में है, तो इनको हम कहेंगे कि ये कंट्रालेटरल है। जो सेम साइड में ऑर्गन होते हैं उनको लिप्सिलेटरल कहते हैं, और जो अपोजिट साइड में होते हैं उनको हम कंट्रालेटरल कहते हैं। इसके बाद है क्यूबिटल। क्यूबिटल हम किसे कहते हैं? एल्बो के लिए हम क्या कहते हैं? क्यूबिटल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इस एल्बो में एक फोसा होता है, जैसा कि हमने पोप्लीटियल फोसा का पढ़ा था जो हमारे बैक ऑफ द नी होता है, इसी तरह इसी एल्बो में एक फोसा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबिटल फोसा उसे, या फोसा उसे क्या कहते हैं? अगर ज़्यादा हो तो हम फोसे कहते हैं, अगर एक हो सिंगल हो तो हम फोसा कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटीक्यूबिटल फोसा कहते हैं। जो एल्बो में इस तरह हम जब हाथ को उठा लेते हैं तो फोसा बनता है, केविटी बनता है, उसको हम एंटीक्यूबिटल फोसा कहते हैं। तो ये क्यूबिटल लफ्ज़ जो है एल्बो के लिए यूज़ होता है। एंटीक्यूबिटल, देखो यहाँ आ गई बात कि एंटीक्यूबिटल मीन्स एंटीरियर एल्बो, एल्बो का जो सामने वाला हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? एंटीक्यूबिटल इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो केविटी इसी में होता है, तो इसीलिए एंटीक्यूबिटल फोसा उसे कहते हैं। ब्रेकियल अपर आर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटी ब्रेकियल किसे कहते हैं? फोर आर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। बकल हमारे जो चीक्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनके लिए हम बक्कल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो पेल्विक रीजन होता है हमारा, उसके लिए प्यूबिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा एंकल होता है पाँव का, उसके लिए हम क्या करते हैं? टार्सल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे एक बोन होता है कैल्केनियस बोन, तो उसके लिए हम कैल्केनियल इस्तेमाल करते हैं। और हील बोन भी उसे कहते हैं, और इसीलिए हील लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो हिप बोन्स है हमारे, इसको हम इस एरिया को कोक्सिल एरिया भी कहते हैं, और जो हिप बोन है उनको कोक्सिल बोन भी कहते हैं, और इनोमिनेट बोन भी उनको कहते हैं। फिर है अगला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में रिलेशनशिप किस तरह है, किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बता रहा है कि एनाटॉमी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर वाइल फिजियोलॉजी एक्सप्लेन द फंक्शन। एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, और फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन का हमें बताता है। स्ट्रक्चर को जब एनाटॉमी ने एक्सप्लेन किया तो उसका फंक्शन जो है वो कौन? फिजियोलॉजी बताता है। एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह की पोजीशन होती है? अगर हॉस्पिटल में आप लोगों के सामने कोई आया और उसे कहा जाए कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनाटॉमिकल पोजीशन है किस तरह। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें बंदा सीधा खड़ा होता है। स्टैंडिंग एरेक्ट मीन्स के सीधा खड़ा होता है, फेस फॉरवर्ड, उसका जो फेस है वो फॉरवर्ड देख रहा होता है। अपर लिम्ब एट द साइड, उसके जो अपर लिम्ब्स होते हैं दोनों, जो उसके बाजू होते हैं वो उसके साइड पे हैंगिंग होते हैं। पल्म्स फॉरवर्ड, और उसके जो हाथ की हथेली है वो क्या? फॉरवर्ड, वो उनकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है। और उनके जो दो फीट्स है वो एक दूसरे के साथ होते हैं, बिल्कुल साथ होते हैं। और उनके जो टॉयज़ होते हैं, दोनों टॉयज़ होते हैं पाँव के, वो क्या करते हैं? वो भी फॉरवर्ड वो डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। Anatomy and physiology are sciences that most closely relate to the human body. Anatomy और physiology दोनों क्या है? साइंसेस है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गहराई से रिलेटेड है। Anatomy explain the structure while physiology explain the function of the human body. Anatomy human body के structure के बारे में बताती है, और physiology जो है वो उसके functions के बारे में बताती है। Thereby it is clear that both are interrelated to one another. इससे हमें ज़ाहिर होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रिलेटेड है intently, and both need to be learned and understood parallel to each other. जो कि एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से इंटररिलेटेड है, बहुत इंटेंटली इंटररिलेटेड है। इसी वजह से हमें दोनों को पैरेलली एक साथ ही समझना होता है। एनाटॉमी अगर हमने पढ़ ली तो उसकी फिजियोलॉजी भी समझनी होती है। इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो क्या है? व्हेन ए सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन
व्हेन ए सल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट इट फॉर्म ए सॉल्यूशन। जब भी कोई सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर है और वाटर है, तो वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे जो कि हल करता है, और शुगर जो है वो उसमें हल होता है तो उसको हम सल्यूट कहेंगे, और वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो जब सल्यूट आके सॉल्वेंट में क्या होती है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसा कि शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, तो किस किस्म के होते हैं, कैसे सॉल्यूशंस हमारे साथ मौजूद होते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ और टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ या टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो ये क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का मकदार होता है, जो उसकी अमाउंट होती है कि वो कितने वॉल्यूम पे कितना वो डिज़ोल्व होता है, उसमें ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब कि मीन्स के सॉल्वेंट ज़्यादा है या सल्यूट ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जितने मकदार में एक सॉल्वेंट में सल्यूट है तो उसको हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ और टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे। व्हेन वी कंपेयर द टोनिसिटी ऑफ वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन वी कैन यूज़ द टर्म्स। अगर हम टोनिसिटी को मालूम करते हैं या स्ट्रेंथ को मालूम करते हैं एक सॉल्यूशन के दूसरे सॉल्यूशन से, तो फिर हम 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक, ए सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन लेसर देन द अदर वन इज़ कॉल्ड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें जो स्ट्रेंथ होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो अगर लेज़र हो दूसरे से, इसमें अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मीन्स कि क्या होता है, वो एक लिक्विडी सा होगा, ज़्यादा लिक्विडी सा होगा कि उसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ इक्वल टू द अदर वन इज़ कंसिडर्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मकदार सेम हो तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें ए सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन द अदर वन इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा। बॉडी कैविटीज़, अब हमारे पास बॉडी कैविटीज़ है तो इनमें से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि बॉडी कैविटीज़ जो है मतलब कि वेंट्रल कैविटीज़ जो होते हैं, वेंट्रल कैविटीज़ जो होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट, इस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। तो कह रहा है कि डोर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़, हमारे साथ बार्स कैविटीज़ जो है वो डोर्सल कैविटीज़ है और बाज़ वेंट्रल कैविटीज़ है। तो आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डोर्सल हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बैक साइड में होते हैं, और जो वेंट्रल हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे फ्रंट साइड में होते हैं। तो डोर्सल कैविटीज़ में कौन कौन सा आता है, एक क्रेनियल कैविटी आता है और एक वर्टिब्रल कैनाल आता है। तो ये दोनों क्या है, कैविटीज़ है, कैविटी मतलब कि होल है। तो इनको इन 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 दोनों में क्या है, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन मौजूद होता है और वर्टिब्रल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कैनाल या कैविटी, इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे डोर्सल्स कैविटीज़ थे। एमसीक्यूज आ सकती है कि विच वन इज़ डोर्सल कैविटी, और उस ऑप्शन में इनमें से एक होगा। तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि क्रेनियल कैविटी, या उसमें अगर वर्टिब्रल कैनाल हो तो वर्टिब्रल कैनाल, ये दोनों आपने क्या करने होंगे, सर्च वहाँ पे ये दोनों आपने सेलेक्ट करने होंगे। फिर वेंट्रल कैविटीज़ में कौन कौन से आते हैं, जो हमारे फ्रंट साइड में होते हैं, जैसा कि थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी जो हमारा थोरेक्स होता है, इसके अंदर जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जिसमें लंग्स होती है, हमारे लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। मीडियास्टिनम होता है, मीडियास्टिनम क्या है, द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, जो लंग्स के बिटवीन जो स्पेस होता है उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं।
थाइमस, ये थाइमस ग्लैंड होता है और ये एरिया होता है, इसमें थाइमस ग्लैंड होती है जो कि थाइमोप्रोटीन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ये हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती है। हार्ट इसमें मौजूद होती है, एजोफेगस इसमें मौजूद होता है, ट्रेकिया इसमें मौजूद होता है। एजोफेगस जो खुराक की नाली होती है और ट्रेकिया जो हवा की नाली होती है जिसके ज़रिए एयर हमारे लंग्स को जाती है, ये भी हमारे थोरेसिक कैविटीज़ में आते हैं। फिर है बॉडी कैविटीज़, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम आ जाइए, हमारे फ्रंटल कैविटीज़ है ना, एक हमारे साथ हमने पढ़ा वेंट्रल कैविटीज़ थे, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हैं? स्टमक इसमें है, लीवर इसमें है, गाल ब्लैडर इसमें है, पेंक्रियास इसमें है, स्प्लीन इसमें है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, किडनीज है। इसमें क्या कह रहा है? नोट दैट किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियास एंड यूरेटर आर बिहाइंड द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। दिस इज़ रिफर्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल। इस बात को याद रखिए कि किडनी हो गया, देखिए किडनीज हो गए, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए जो ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं वो ग्लैंड्स, पेंक्रियास हो गया, और जो यूरिटर्स वो पाइप से जो कि यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लडर तक ले जाती है, इनको हम क्या कहते हैं? यूरिटर कहते हैं। ये यूरिटर्स है, ये सारे एब्डोमिनो पेल्विक रीजन के पेल्विक कैविटी जो हमारा है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमेन और पेल्विक जो रीजन होता है इसके अंदर जो कैविटी होता है इसके थोड़े से पीछे साइड में है, बिहाइंड साइड में है। और जो ऑर्गन इस तरह बिहाइंड साइड में होते हैं उनके लिए हम रेट्रोपेरिटोनियल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि किडनीज, एड्रीनल, पेंक्रियाज आर इन, और उस ऑप्शन में होगा कि आर रेट्रोपेरिटोनियल, तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि ये क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है। फिर है पेल्विक कैविटी। तीसरा कैविटी हमारे साथ क्या है? पेल्विक कैविटी है। फर्स्ट कैविटी हमारे साथ फ्रंटल कैविटीज़ में था वेंट्रल कैविटी, दूसरा कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी और तीसरा कैविटी है पेल्विक कैविटी। इसमें क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर आता है, जो मसाना होता है वो आता है, और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारे पेल्विक कैविटीज़ में आते हैं। इसके बाद है बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस। हमारे बॉडीज़ में कुछ इमेजिनरी प्लेन्स वो किए गए हैं, तस्वुर किए गए हैं, कुछ इमेजिंग किए गए हैं प्लेन्स के। बॉडी को अगर इस साइड से काटा जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेंटर से काटा जाए तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है प्लेन की डिफिनीशन। तो प्लेन क्या है? ए प्लेन इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट टू पोर्शन ऑफ द बॉडी आर एन ऑर्गन। प्लेन क्या है? प्लेन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इमेजिन किया जाता है कि इस तरह लाइन खींची जाए जो कि हमारे बॉडी के या तो किसी ऑर्गन के दो पोर्शन को एक दूसरे से अलग करती है, या हमारे बॉडीज़ के जो हमारा बॉडी है उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होता है। सेक्शन एंड प्लेन्स आर, तो इसके कुछ टाइप्स से हमारे साथ। सबसे पहला है फ्रंटल या कोरोनल सेक्शन। फ्रंटल या कोरोनल सेक्शन हम किसे कहते हैं? डिवाइड ए बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन। इसको ये जो होता है, ये जो हमारे पेराइटल्स बोन होते हैं हेड के, तो स्कल के, उसके बार बार ये जो बीच है, दरमियाना हिस्सा है, उससे काटा जाता है। तो इसमें बॉडी के दो पोर्शंस आ जाते हैं। एक फ्रंटल पोर्शन हो जाता है, अलग हो जाता है बॉडी से, और एक जो होता है पोस्टीरियर पोर्शन, जो डोर्सल पोर्शन है, वो अलग हो जाता है। तो इसको हम कोरोनल सेक्शन या फ्रंटल सेक्शन या फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन कहते हैं। एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि फ्रंटल प्लेन को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, तो उसमें कोरोनल होगी तो आप लोग कोरोनल सेलेक्ट करेंगे। डिवाइड ए बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन। हाँ, इसको पढ़ दिया। हाँ, सजिटल सेक्शन। सजिटल कौन सा है? अब सजिटल सेक्शन कट ए बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ये सीधा मिड लाइन से खींची जाती है, सीधा बॉडी के, जिसमें डायग्राम है इसमें भी देख लें, सीधा बॉडी के मिड से खींची जाती है। और बॉडी के टू पार्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब कि उस बार बार अगर ये सीधा दरमियान से काटा जाए बॉडी को तो उसके टू जो हाल्स होंगे तो वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो फिर इस जो प्लेन जो कि बॉडी को टू सेम पोर्शन में राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट करता है, काट देता है, इसको हम सजिटल सेक्शन कहते हैं या सजिटल
प्लेन कहते हैं। इस सजिटल प्लेन के आगे हमारे साथ प्लेन के दो टाइप्स है, एक मिड सजिटल प्लेन है और एक पैरा सजिटल प्लेन है। मिड सजिटल प्लेन क्या करता है? मिड सजिटल प्लेन गिव्स इक्वल राइट एंड लेफ्ट आवर्स। सीधा मिड लाइन में अगर खींची जाए प्लेन तो फिर क्या होगा? टू इक्वल हिस्से होंगे, दो हाल्स जो आएंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम कहेंगे मिड सजिटल लाइन। और जब जब क्या है पैरा सजिटल का? कट ए बॉडी और एन ऑर्गन इनटू टू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। अगर अनइक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट हो गए, मतलब ये कि एक साइड में ज़्यादा छोड़ा जाए बॉडी को और एक साइड में छोटा सा काटा जाए, तो वो क्या है? तो वो पैरा सजिटल प्लेन है, जिसमें पार्ट अनइक्वल होते हैं। जिसमें पार्ट इक्वल हो गए वो मिड सजिटल है और जिसमें पार्ट अनइक्वल हो गए वो पैरा सजिटल है। तो एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि जिसमें इक्वल पार्ट है वो कौन सा है? आप लोग बताएंगे कि मिड सजिटल है, और जो इक्वल नहीं है, जो एक ज़्यादा एक कम, इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आप कहेंगे पैरा सजिटल प्लेन है। फिर ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें क्या होता है? डिवाइड ए बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन। इसको हम हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं या ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये बॉडी को हॉरिजेंटली एक लाइन खींची जाती है जो कि बॉडी के दो हिस्से करते हैं, एक को हम लोअर और एक को हम अपर पोर्शन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी आर एन ऑर्गन। इसमें हम ऑर्गन को या बॉडी को उसका जो लॉन्ग एक्सिस है उसके ज़रिए हम उसको क्या करते हैं? काट देते हैं, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो फिर ये आप डायग्राम ख़ुद इसका मुलाहिज़ा कर लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए कि इसमें देखिए, इसमें इंटेस्टीन को भी कट लगा के बताई हुई है और इसमें एक बॉडी को भी पूरा कट लगा के बताया हुआ है कि कौन सा प्लेन है, इनको शो किया गया है। फिर उसके बाद हमारे साथ है एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और उसके क्वाड्रेंट्स। एब्डोमिनल रीजन भी हम इन्हें कहते हैं और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स 4 होती है और एब्डोमिनल रीजन जो होते हैं वो 9 होते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और जब हम एब्डोमिनल रीजन के पार्ट्स देखें तो वो क्या होते हैं? 9 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ abdominal and pelvic organ easily, the abdominopelvic region is divided into 2 ways. हमारे जो एब्डोमेन के अंदर या पेल्विक रीजन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको आसानी से इनको जानने के लिए, इनको आसानी से इनका लोकेशन बयान करने के लिए, इनको लोकेशन को पहचानने के लिए हमारा जो एब्डोमिनो पेल्विक रीजन है उसको क्या 2 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। आइदर इनटू 9 रीजन्स आर 2 क्वाड्रेंट्स या 4 क्वाड्रेंट्स। या तो क्या करते हैं या तो इसको 9 रीजन्स में तकसीम करते हैं या तो इसको क्या 4 क्वाड्रेंट्स में तकसीम करते हैं। द 9 रीजन्स आर मेड बाय ड्राविंग 2 ट्रांसवर्स एंड 2 वर्टिकल लाइंस। जो 9 रीजन्स है उसको हम किस तरह बनाते हैं? अगर हम 2 ट्रांसवर्स लाइन खींचे और 2 वर्टिकल लाइन खींचे तो हमारे साथ हमारे एब्डोमेन के 9 पार्ट्स आ जाते हैं। द टॉप हॉरिजेंटल द सबकोस्टल लाइन इज़ ड्रॉन जस्ट इन्फीरियर टू द रिब केज। ये जो टॉप हॉरिजेंटल जो लाइन हम खींचते हैं सबकोस्टल, ये वो क्या होता है? रिब के सीधा रिब्स जो हमारे होते हैं, इन रिब्स के लिए हम क्या कहते हैं? कोस्टल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो सीधा रिब्स का एरिया होता है इस जगह से हम लेते हैं। इज़ ड्रॉन जस्ट इन्फीरियर टू द रिब केज। जो रिब केज जो हमारे होते हैं इसके क्या फिक्स, इसके नीचे से जो रिब केज हमारे जिस एरिया पे ख़त्म होते हैं तो फिक्स इसके नीचे से देखें, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो लाइन है, ये जो इसमें क्या किया है, फिक्स रिब्स जो होते हैं हमारे रिब केज जहाँ एंड हुए हैं उसके नीचे से लाइन खींचा गया है। इसको हम टॉप हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। अक्रॉस द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक, इसमें ये क्या है? इन्फीरियर पोर्शन है। किस चीज़ का? स्टमक का। इसके ऊपर क्या होता है? स्टमक होता है। इस लाइन के ऊपर आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम से। द बॉटम हॉरिजेंटल वन इज़ ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। द 2 वर्टिकल लाइंस आर मिड क्लेविकुलर लाइन। अब देखिए जो बॉटम जो नीचे वाला हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारे पास ऊपर वाला हॉरिजेंटल लाइन था, इसको हम सब कोस्टल लाइन कहते हैं। और नीचे वाला जो पेल्विक रीजन में लाइन खींची गई है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन कहते हैं। इसको हम ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन कहते हैं और ऊपर वाले को हम सब कोस्टल लाइन कहते हैं।
और ये जो 2 वर्टिकल लाइंस जो होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची हुई है दोनों, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो नेक रीजन पे ये जो हॉरिजेंटल बोन दिखाया गया है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं, या इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं और हॉरिजेंटल बोन भी कहते हैं। हमारे बॉडी में ये क्या है, हॉरिजेंटल बोन है। तो यहाँ इसका जो दरमियानी पोर्शन होता है वहाँ से खींची गई है, सॉरी हाँ हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ से खींची गई है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिड क्लेविकुलर लाइंस कहते हैं। इसके बाद ये डायग्राम है इनका, आप देख लीजिए डायग्राम का, इसमें बताया गया है। देखिए ये 9 एब्डोमिनल रीजन्स, फर्स्ट वाला जो RH लिखा गया है, राइट हाइपोकोंड्रियम, दूसरा जो पोर्शन है इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको लेफ़्ट हाइपोकोंड्रियम या लेफ़्ट हाइपरकोंड्रिक रीजन, और लाइट लंबर रीजन, और जो अम्बलाइकस है, मैंने पहले भी बताया कि इसको हम अम्बलाइकस कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है अम्बलिकल रीजन इसको कहते हैं, और लेफ़्ट लंबर रीजन हमारे साथ है, और राइट इलिक फोसा है, इसको हम राइट इलिक फोसा भी कहते हैं, राइट इलिक रीजन भी कहते हैं, और ये जो हिस्सा होता है इसको, ये जो पेल्विक इसमें लिखा गया है, इसको हम हाइपोगैस्ट्रियम भी बोलते हैं, और जो लेफ़्ट इलिक फोसा है उसको हम लेफ़्ट इलियक रीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में इसके फुल नेम्स दिए गए हैं, सारे नेम्स दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए। फिर आगे आके हम पढ़ेंगे कि एब्डोमिनल रीजन और उसके क्वाड्रेंट्स में मतलब कि कितने कितने ऑर्गन, कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ है, इस तरह। तो इसमें है कि एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन और क्वाड्रेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन कंटेंट, हमारा जो राइट हाइपोकोंड्रियम है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन जिसे हम कहते हैं, राइट हाइपोकोंड्रियम भी इसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो हमारा लीवर होता है उसके 2 लूप्स होते हैं, एक लेफ़्ट लूप होता है, एक राइट लूप होता है। जो राइट लूप ऑफ लीवर होता है वो इसमें होता है, इसमें गॉल ब्लैडर होती है, इसमें किडनी का एक छोटा सा पार्ट ऊपर वाला जो उसका सुपीरियर पार्ट होगा किडनी का वो आता है। इसके बाद है लेफ़्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, लेफ़्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लेफ़्ट साइड में जब जाएंगे तो वहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्टमक है, हमारे स्टमक का पार्ट वहाँ पे स्प्लीन है, स्टमक के फिक्स जो ऊपर होता है ये अटैच होता है, स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है। इसका काम ये होता है कि इसमें जो RBCs हमारे होते हैं उसकी ब्रेकडाउन इसमें हो जाती है, और ये बच्चों में ब्लड फॉर्मेशन भी मदद देता है। बचपन में जो फीटल लाइफ होती है उसमें जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं उस टाइम। स्मॉल पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, इसमें पेंक्रियाज का भी थोड़ा पार्ट आता है, और ए पार्ट ऑफ लेफ़्ट किडनी का सुपीरियर पार्ट जो है वो लेफ़्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में आता है। इसके बाद है एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट। यही टॉपिक कंटिन्यू है। राइट लंबर रीजन है, लाइट लंबर रीजन जो ऊपर आप पिक्चर में इसको देखें कि लाइट लंबर रीजन कहाँ है, और फिर देखें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट इसमें है। सुपीरियर पार्ट ऑफ सिकम जो है वो लार्ज इंटेस्टीन का फर्स्ट पार्ट है, इसे हम सिकम कहते हैं। तो सिकम का सुपीरियर पार्ट होता है। असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ लार्ज इंटेस्टीन गई होती है, इसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, वो इसमें आती है। इन्फीरियर पार्ट ऑफ राइट किडनी का सुपीरियर पार्ट राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में गया हुआ था। इन्फीरियर पार्ट किधर है, राइट लंबर रीजन में है। लेफ़्ट लंबर रीजन में अगर हम आ गए तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे डिसेंडिंग कॉलोन है क्योंकि वो अभी नीचे आया हुआ है इस साइड में, लेफ़्ट साइड में, तो इसे हम अब डिसेंडिंग कॉलोन कहेंगे। इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेफ़्ट किडनी का जो इन्फीरियर पार्ट होता है वो इसमें मौजूद होती है। फिर ये कंटिन्यू है राइट इलिक रीजन जो हमारे साथ है, जो लोअर एंड होता है सिकम का जो लोअर एंड होता है वो इसमें आता है। सिकम मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टीन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें अपेंडिक्स अटैच होता है। अपेंडिक्स का काम ये होता है कि वो जर्म्स को एब्जॉर्ब करके उनको किल करता है। तो अपेंडिक्स इस राइट इलिक फोसे में आता है, या राइट इलिक रीजन भी हम इसे कहते हैं।
लेफ़्ट इलिक रीजन है। लेफ़्ट इलिक रीजन में पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन आता है, पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलोन आता है, जो रेक्टम से आगे, रेक्टम से पहले जो पार्ट आता है, लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टीन का, रेक्टम से आगे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम आती है और फिर उसके बाद एनस आती है और लार्ज इंटेस्टीन इस पर ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद लास्ट स्लाइड है, इसमें है एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन जो है इसमें क्या क्या आता है, जो सेंट्रल रीजन्स होते हैं। अभी ये एपिगेस्ट्रिक है, अम्बिलिकल है और हाइपोगेस्ट्रिक है। एपिगेस्ट्रिक में लीवर का ग्रेटर पार्ट जो होता है, वो ज़्यादा जो बड़ा पार्ट होता है लीवर का, वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में आती है। ग्रेटर स्टमक का जो लार्ज पार्ट होता है वो भी इसमें आती है, और जो पेंक्रियास का लार्ज पार्ट होता है वो भी इसी में आती है। अम्बिलिकल रीजन में स्मॉल इंटेस्टीन का मोस्ट ज़्यादातर पार्ट इसमें आती है। ट्रांसवर्स कोलोन जो लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट जो कि हॉरिजेंटली कट हुआ था ऊपर जाके, वो आता है इसमें, जिसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। अब हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में अगर हम आ गए तो यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन का पार्ट भी आता है। यूरिनरी ब्लैडर इसमें आ जाती है जब फुल हो जाती है। वैसे तो पेल्विक रीजन में होती है, लेकिन जब फुल हो जाती है तो वो उसमें यूरिन जमा हो जाता है, तो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन तक वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 का। तो आप इसे पढ़ें, अच्छे से देखें स्लाइड्स को, और अभी से ख़ुद को पेपर्स के लिए प्रिपेयर रखें। अल्लाह हाफिज़।